हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा अनजान गांव था, समस्तीपुर। सर्दियों ने इस बार जैसे ठान लिया था कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेगी। बर्फीली हवाएं गलियों में सीटी बजाती घूमती और ठंड इतनी कड़क थी कि शाम ढलते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में सिमट जाता। हर झोपड़ी के अंदर लकड़ियों की धीमी आंच जलती रहती और लोग कांपते हाथों को आग के पास फैलाकर खुद को किसी तरह गर्म रखने की कोशिश करते। लेकिन इस बार ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, मानो एक मुश्किल बनकर पूरे गांव पर उतर आई थी। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में एक परिवार रहता था, जिसकी गरीबी ठंड से भी ज्यादा चुभने वाली थी। फटे कपड़े, बुझती हुई आग और आंखों में पलते अधूरे सपने, बस यही उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। दे रही है। ऊपर से जब भी बारिश होती है, छत से पानी टपकने लगता है, पूरा घर भीग जाता है। बस यही सोचकर डर लगता है कि कहीं माँ को ठंड न लग जाए। मुझे सब समझ में आता है। मेरा दिल भी नहीं मानता कि तुम लोग ऐसी तकलीफ में रहो, लेकिन हालात मेरे हाथ में नहीं है। ठंड बढ़ते ही फैक्ट्री बंद हो गई और काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। फिर भी तुम हिम्मत मत हारो। जैसे ही कहीं काम मिला, सबसे पहले इस छत को ठीक करवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, अब और देर नहीं होगी। भगवान ने चाहा तो सब धीरे धीरे संभल जाएगा। ठंडी रातें जैसे हर रोज उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। 2 दिन बाद आज उनके घर का चूल्हा जला था। जलती लकड़ियों से उठती हल्की सी आंच भी इस कड़ाके की ठंड के आगे बहुत छोटी लग रही थी। फिर भी वही उनके लिए सुकून का एकमात्र सहारा थी। मोहन एक गरीब मजदूर था। कभी वह पास की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन भीषण सर्दी बढ़ते ही फैक्ट्री बंद हो गई और उसके साथ ही उसकी रोजी रोटी भी छिन गई। अब वह बेरोजगार था, मगर हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। जमा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच भी वह किसी तरह इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी ढूंढकर 2 वक्त का खाना जुटाने की कोशिश करता रहता। उस साल ठंड जैसे और भी ज्यादा बेरहम हो गई थी। रात होते ही हवाएं और तेज हो जाती और उनकी झोपड़ी की पतली दीवारें भी मानो ठंड से कांपने लगती, जैसे हर पल टूट जाने का डर हो। तभी एक दिन अचानक मौसम और बिगड़ गया। आसमान काले बादलों से घिर गया, तेज ठंडी हवा चलने लगी और पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मोहन के मन में अनजानी बेचैनी उठने लगी। हे भगवान, ये मौसम अचानक इतना डरावना क्यों हो गया? ठंड तो पहले ही जान निकाल रही है, ऊपर से ये तेज हवाएं और काले बादल। दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ बुरा न हो जाए। घर की हालत भी बहुत कमजोर है। अगर बारिश और बढ़ गई तो ये झोपड़ी कैसे टिकेगी? माँ और सुजाता को इस ठंड से कैसे बचाऊंगा? बस आज की रात किसी तरह शांति से कट जाए। प्रभु, बस इतना सहारा दे देना। जैसे यह सर्द रात किसी अनहोनी की शुरुआत होने वाली हो, तभी बारिश शुरू हो जाती है और मोहन भगते हुआ अपने घर आ जाता है। सुनिए, मैंने आपसे कई बार कहा था ना कि छत ठीक करवा लीजिए। देखिए, अब हालत कितनी खराब हो गई है। बारिश का पानी अंदर तक आ रहा है। बहू, गुस्सा मत कर। बेटा भी क्या करे, हालात ही ऐसे रहे हैं। मेहनत करता है, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही। तुम सही कहती हो, गलती मेरी ही है। मुझे पहले ही छत ठीक करवा देनी चाहिए थी। हर रोज यही सोचता रहा कि आज नहीं तो कल काम मिल जाएगा, फिर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन वक्त निकलता गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। अब भरोसा रखो, जैसे ही ये मौसम थोड़ा थमेगा, मैं किसी भी हाल में घर की मरम्मत करवाऊंगा। इस बार मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। अभी आप दोनों पास रहिए, हिम्मत मत हारिए। हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। ठंड और बढ़ती जा रही है। मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी है, लेकिन काम बार बार टलता गया। आज सच में बहुत घबराहट हो रही है। हे भगवान सब देख रहा है, धैर्य रखो। इस समय एक दूसरे का सहारा बनना ज्यादा जरूरी है। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बगल के कमरे से छत टूटने की आवाज आई। वे पल भर के लिए डर गए। हे भगवान, ये कैसी जोर की आवाज आई? कहीं छत का कोई हिस्सा तो नहीं गिर गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्यादा सोचो मत, अभी एक पल भी यहाँ मत रुको। जल्दी बाहर निकलो, छत पूरी गिर सकती है। माँ को भी संभालो, तुरंत बाहर चलो। अब क्या करेंगे? चारों तरफ पानी भर गया है, पाँव भी ठीक से नहीं टिक रहा। ध्यान से चलो, घबराओ मत। बस बाहर निकल जाए, जान बची तो सब फिर से बना लेंगे। जल्दी जल्दी।
कड़ाके की ठंड और तेज बारिश के बीच पति पत्नी अपनी बूढ़ी माँ के साथ मजबूर होकर घर के बाहर आ गए। ठंडी हवाएं शरीर को जमा रही थीं और बारिश की धाराएं लगातार गिर रही थीं। फिर भी वे तीनों एक दूसरे के पास खड़े रहकर सहारा बने रहे। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हम कहाँ जाएंगे? शरीर कांप रहा है। डर लग रहा है कि इस खुले में कैसे रहेंगे। माँ, आप घबराइए मत। देखिए, सामने वह बड़ा सा पेड़ है, पहले उसके नीचे चलते हैं। वहाँ कुछ तो सहारा मिलेगा। आप मेरा हाथ थामे रहिए। जब तक मैं हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तीनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ उनका घर भी ढह गया। अपना आशियाना टूटता देख मोहन की बूढ़ी माँ सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। सब लोग बहुत दुखी थे। हे भगवान, मेरा घर उजड़ गया। सारी उम्र की कमाई एक पल में मिट्टी हो गई। अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? इतनी ठंड और बारिश में हमारा क्या होगा? भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। माँ, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें किसी और जगह का सहारा ढूंढना होगा। जब तक ठंड और हालात ठीक नहीं होते, रहने का कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। बेटा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम कहाँ जाएंगे? शरीर में ताकत नहीं बची है। मन भी बहुत डर रहा है। बस भगवान पर ही भरोसा है कि कोई रास्ता दिखा दे। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मोहन और सुजाता समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में उनके पास रहने का कोई सहारा नहीं बचा था। रात जैसे तैसे बीती और पूरे एक दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। अगले दिन आखिरकार बारिश थम गई, लेकिन पीछे छोड़ गई थी ठंड, तबाही और अनिश्चित भविष्य। जैसे ही वे तीनों अपने टूटे हुए घर के पास पहुँचे, बिखरी हुई दीवारें और टूटी छत देखकर उनके दिल भर आए। अपना आशियाना उजड़ा हुआ देख उन्हें गहरा दुख हुआ। आंखें नम हो गईं और मन में बीते दिनों की यादें उमड़ पड़ीं। सावित्री देवी वहीं फूट फूट कर रोने लगीं। हाय राम, मेरा घर, मेरा सहारा सब उजड़ गया। इसी घर में मैंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। इसी छत के नीचे हंसी खुशी और दुख दोनों देखे। यह देखकर मोहन का दिल भर आया। वह अपनी माँ के पास गया, उन्हें संभालते हुए चुप कराने लगा और हिम्मत भरे स्वर में बोला, माँ, आप ऐसे मत रोइए। मुझे पता है यह घर आपके लिए कितना कीमती था और पिताजी की कितनी यादें इससे जुड़ी हैं। लेकिन विश्वास रखिए, यह घर टूट गया है, हम नहीं। जब तक आप हमारे साथ हैं, तब तक हम फिर से सब बना लेंगे। बेटा, ये घर तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत से बनाया था। दिन रात काम करके एक एक ईंट जोड़कर उन्होंने ये आशियाना खड़ा किया था। आज उनकी यादों का ये निशान भी मिट्टी में मिल गया। अब इस बुढ़ापे में मेरे पास बचा ही क्या है? न वो घर रहा, न वही दिन। भगवान, इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली तुमने? बस मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। मैं मेहनत करूंगा, दोबारा एक एक ईंट जोड़ूंगा और आपके लिए इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा। बस आप हिम्मत रखिए माँ। मोहन अपनी पत्नी और अपनी बूढ़ी माँ को साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। टूटे हुए घर को पीछे छोड़ते हुए वे काफी दूर निकल आए। तेज बारिश के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन सिर छुपाने की जगह की तलाश में तीनों अब भी थके कदमों से चलते जा रहे थे। सुनिए, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। ठंड भी बहुत लग रही है। बेटा, ये बुढ़ापा भी बोझ बन गया है। शरीर थक गया है। लगता है अब एक कदम भी नहीं उठेगा। आप दोनों चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर यहीं रुक जाइए। मैं पास ही से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता हूँ। आग जला लेंगे तो ठंड से थोड़ी राहत मिल जाएगी। आप अकेले मत जाइए, बाहर अंधेरा भी होने लगा है और मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। डरो मत, मैं यहीं आसपास रहूंगा। आप माँ के पास बैठिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। भगवान तुम्हें सलामत रखे बेटा, तू ही तो हमारा सहारा है। मोहन ठंड से बचने के लिए आग जलाने के इरादे से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। उम्मीद की एक किरण देखकर वह तुरंत अपनी माँ के पास आया और उत्साहित स्वर में बोला कि माँ, माँ, सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है।
लगता है वहां कोई रहता होगा। अगर भगवान ने चाहा तो आज की रात वहीं शरण मिल जाएगी। चलिए पहले वहीं चलते हैं, शायद ठंड और बारिश से कुछ राहत मिल जाए। घर के बाहर पहुंचकर मोहन ने हल्की सी आवाज लगाई। कौन है अंदर? बाबा, अगर कोई है तो दरवाजा खोल दीजिए। बाहर बहुत ठंड और तेज बारिश है। मेरी माँ और पत्नी साथ हैं। आज की रात कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही। कृपा करके थोड़ा सहारा दे दीजिए। अब कौन है बाहर? इस ठंड और बारिश में कौन आया है इतनी शाम को? झोपड़ी के भीतर से एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे बाहर निकलकर देखने लगी। सामने खड़े तीनों लोगों को देखकर वे पल भर के लिए ठिठक गईं। उनके सामने एक पति पत्नी और उनके साथ एक बूढ़ी औरत ठंड से कांपते हुए खड़ी थी। तीनों के चेहरों पर थकान, डर और बेबसी साफ झलक रही थी। अरे राम राम, इस कड़ाके की ठंड में तुम लोग बाहर कैसे खड़े हो? जल्दी अंदर आ जाओ बेटा। ऐसे मौसम में बाहर रहना ठीक नहीं होता। पहले आग के पास बैठो, थोड़ा बदन गर्म हो जाएगा, फिर आराम से बात करेंगे। वे तीनों झोपड़ी के भीतर आ गए और जलती आग के पास बैठ गए। आग की हल्की सी गर्माहट से उनके जमे हुए शरीर को थोड़ा सुकून मिला। थोड़ी देर बाद अम्मा ने उन्हें गौर से देखा और धीमी आवाज में पूछा कि वे कौन हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ तक कैसे पहुँच गए। बेटा, तुम लोग कौन हो? इस ठंड और बारिश में यहाँ तक कैसे पहुँच गए? चेहरे देखकर लगता है बहुत बड़ी परेशानी झेल कर आए हो। माँ, हम इसी पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। कल रात तेज बारिश और आंधी में हमारा घर ढह गया। माँ बूढ़ी हैं, पत्नी भी बहुत थक गई है। पूरी रात बाहर काटनी पड़ी, इसलिए किसी सहारे की तलाश में यहाँ तक आ गए। हाय राम, इतनी मुसीबत में हो तुम लोग। कहीं और रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला क्या? नहीं अम्मा, सब कुछ उजड़ गया, बस जान बची, वही बड़ी बात है। आज की रात किसी तरह कट जाए, यही सोचकर हिम्मत जुटाकर आपके दरवाजे तक आए। घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। जब तक सांस चलती है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। थोड़ी ही देर में अम्मा ने उनके सामने सादा सा खाना परोस दिया। भूखे पेट में खाना जाते ही जैसे उनके अंदर थोड़ी ताकत लौट आई। खाना खाने के बाद रात और गहरी हो चुकी थी। दिन भर की थकान से तीनों की आंखें बोझिल हो गईं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद उस छोटी सी झोपड़ी में मिली गर्माहट और अपनापन उन्हें सुकून दे गया और वे वहीं सो गए। लेकिन उस रात की ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। बूढ़ी अम्मा उसे सह नहीं पाईं। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि अम्मा का पूरा शरीर ठंड से अकड़ चुका था, मानो उन पर बर्फ जम गई हो। वे हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। ये दर्दनाक दृश्य देखकर सबका दिल दहल गया और झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छा गया। सुनिए, अम्मा तो पहले ही हमें छोड़कर चली गईं और अब ये झोपड़ी भी बहुत जर्जर हो चुकी है। अगर मौसम फिर से बिगड़ गया तो शायद ये घर भी टिक ना पाए। फिर हम कहाँ जाएंगे? यह सोचकर ही दिल कांप उठता है। बहू ठीक कह रही है बेटा, ये ठंड और बरसात किसी को नहीं बख्शती। अम्मा ने सहारा दिया, लेकिन अब उनका जाना भी भगवान की मर्जी थी। बस डर यही है कि आगे क्या होगा। तुम दोनों चिंता मत करो, पहले हम अम्मा की अंतिम क्रिया पूरे सम्मान से करेंगे। उसके बाद मैं इस झोपड़ी को ठीक करने में लग जाऊंगा। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं इसे फिर से रहने लायक बना दूंगा। अगर भगवान ने साथ दिया तो अब हमें दोबारा बेघर नहीं होना पड़ेगा। अम्मा का अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों कुछ देर तक गहरे दुख में डूबे रहे। फिर हालात से हार न मानते हुए उन्होंने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को दोबारा खड़ा करने का फैसला किया और नई शुरुआत करने में जुट गए। सावित्री और सुजाता जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाईं और मोहन उन लकड़ियों को झोपड़ी के चारों ओर सलीके से लगाने लगा। कड़ी मेहनत और आपसी सहयोग से कुछ ही घंटों में उन्होंने उस उजड़ी झोपड़ी को फिर से खड़ा कर दिया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और उम्मीद से भरी हुई। रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन अब सोएंगे कैसे? जमीन इतनी ठंडी है कि सीधे लेटने से ठंड और लग जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। बहू, तो चिंता मत कर, मैंने झोपड़ी के एक कोने में पुरानी चटाई देखी है, उसी को बिछा लेंगे। कम से कम जमीन की ठंड तो नहीं लगेगी। सावित्री सबके सोने के लिए एक पुरानी चटाई बिछा देती है ताकि थके हुए शरीर को थोड़ा आराम मिल सके। वहीं सुजाता रसोई में जाकर देखती है
तो उसे वहाँ थोड़ा सा राशन दिखाई देता है। बिना समय गंवाए वह जल्दी से चूल्हा जलाती है और सबके लिए सादा लेकिन प्यार से भरा खाना बना देती है ताकि आज की रात वे भूखे न रहें। आज के लिए हमें इसी थोड़े से खाने में गुजारा करना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल सुबह से ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगा। कैसी भी मेहनत करनी पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान ने चाहा तो हमारे हालात भी एक दिन जरूर बदलेंगे। खाना खाकर वे सभी लोग आराम करने के लिए सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है और किस्मत से उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद अपनी पहली कमाई से मोहन थोड़ी सी मिठाई और राशन खरीदता है और मन में नई उम्मीद लेकर घर की ओर लौट आता है। माँ सुजाता, आज सच में भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे मजदूरी का काम मिल गया है। कम ही सही पर शुरुआत तो हो गई। अब धीरे धीरे सब संभल जाएगा। देखो, आज की कमाई से थोड़ा राशन और तुम्हारे लिए थोड़ी सी मिठाई भी लाया हूँ। अब आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। समय धीरे धीरे बदलने लगा। मोहन की मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। टूटी झोपड़ी अब एक सादा लेकिन सुरक्षित घर बन चुकी थी। सुजाता घर को संभालने लगी और सावित्री प्यार व आशीर्वाद से परिवार को जोड़े रखती थी। कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। कहानी का अंत यही सिखाता है कि हाल दरियागंज नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। यह ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। किशन के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, यह इतनी ठंड कैसे बढ़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ सरला, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सरला, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है। उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सरला, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। किशन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहाँ उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दरियागंज गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम में सभी को मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अंशु के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है। बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वह दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। सरला को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से
पेट नहीं भरता, लेकिन वह हालातों के आगे मजबूर थी। किशन घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। किशन घर से बाहर निकला। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। वह ठंड से कांपता हुआ सुबह 6 बजे दुकान पर पहुंचा। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना किशन के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर किशन ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद किशन को ठंड से थोड़ी राहत मिली। किशन का बहुत मन हो रहा था कि एक कप चाय वह भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना एक कप चाय मैं भी पी लूं। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या किशन, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वह बहुत ठंड लग रही थी। गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा। मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा किशन सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वह पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज़्यादा लगती है मालिक। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं। कोई लंगर खोलकर नहीं बैठा। चल अब भाग यहां से। मालिक धनीराम किशन को काम पर से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर किशन बहुत दुखी था। किशन ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? उसने सरला को सारी बात बता दी। हे भगवान, तूने यह ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सरला, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। किशन बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। सरला जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। किशन बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। किशन काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता उसमें। मैं तुम्हें कहां से सैलरी दूंगा भाई? मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। किशन काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता।
हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। किशन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। यह कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। किशन सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो, यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस यह एक मेरी लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी, आते आते देर हो गई। वह तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखो। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो तुम्हें यह बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। इतना कहकर किशन लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। अरे ये किसकी गाय ले आए आप? किशन सरला को सारी बात बता देता है। सरला, उस बूढ़ी अम्मा ने इसे मुझे दे दिया और कहा कि इसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सरला, रात तो होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊँ। जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी के लिए कुछ खाने को ले आए। किशन जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है और लक्ष्मी को खिला देता है। कुछ देर बाद लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है। देखो सरला, लक्ष्मी ने तो बहुत सारा दूध दिया है, इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। इस तरह किशन का परिवार उस दिन लक्ष्मी के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल ले। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास स्टॉल लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक स्टॉल लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। जी, आप एक काम कीजिए, लाला राम से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ये विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है लक्ष्मी, मैं आज ही जाकर लाला राम से कुछ उधार की बात करता हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वह मैंने ठंड में चाय का काम खोलने का सोचा है, बस उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है किशन, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूँ, पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। लाला राम किशन को पैसे दे देता है। पैसे लेकर किशन एक चाय की स्टॉल खोल लेता है। लक्ष्मी के दूध से चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। चाय बनाते ही उसकी खुशबू आसपास में फैलने लगी, जिससे लोग उसकी दुकान पर पास आकर उसकी चाय का लुत्फ उठाने लगे। अरे वाह भैया, तुम चाय तो बड़ी ही कड़क बनाते हो। सच में भाई, मजा आ गया इसे पीकर। अब तो मैं चाय पीने रोज तेरे ही पास आऊंगा। तूने तो भाई मेरा दिल जीत लिया। इस तरह उसका चाय का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा था। लेकिन उसी से कुछ दूरी पर सेठ धनीराम की भी चाय की दुकान थी। धनीराम को जैसे ही पता चलता है कि किशन ने भी अपना चाय का स्टॉल खोल लिया है, वह मन ही मन
किशन से जलने लगा। अब किशन की चाय की बिक्री काफी अच्छी होने लगी। किशन की चाय में इतना स्वाद होता था कि अब धनीराम के ग्राहक भी किशन के स्टॉल पर आकर चाय का मजा उठाते थे, जिससे धनीराम की कमाई कम होने लगी। ये तो बहुत ही चालाक है। इसको मैं काम पर से क्या निकाला, ये तो मुझे ही टक्कर देने को खड़ा हो गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। धनीराम मन ही मन किशन से और जलने लगा था और अब वह उसका स्टॉल वहां से हटाने का उपाय सोचने लगा था। धनीराम लोकल गुंडों को जानता था। उसने उन गुंडों को किशन को परेशान करने के पैसे दिए। सारे गुंडे शाम को किशन के स्टॉल के पास आए। क्या बात है साहब, चाय पीनी है क्या? पैसा चाहिए, पैसा दे। यहाँ पर किससे पूछकर तूने ये स्टॉल लगाया? अब इस जगह के पैसे दे। चल अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना यहाँ पर तुझे हम चाय का स्टॉल नहीं लगने देंगे। पर साहब मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो कल से तेरी स्टॉल यहाँ नहीं लगनी चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर साहब मैं बहुत मजबूर हूँ और गरीब भी। अब मैं इतनी ठंड में और कहाँ स्टॉल लगाऊंगा? मेरे पास दुकान किराए पर लेने तक के पैसे भी नहीं हैं। ये सब बहानेबाजी हमारे साथ नहीं चलेगी। कल से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं दिखना चाहिए। वह गुंडे किशन को धमकाकर वहां से चले जाते। फिर अगले दिन किशन फिर से वहां चाय का स्टॉल लगा लेता है। किशन का ठेला फिर से वहीं देख धनीराम को बहुत गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? किशन का स्टॉल यहाँ से हटा क्यों नहीं? अरे भाई, हमने तो कल उसको खूब धमकाया था, पर लगता है हमारी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अरे सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होगा। जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक बात उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई, अब आप देखते जाइए हम किस तरह उसका स्टॉल बंद करवाते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना, उन गुंडों की नजर से मुझे बचा लेना प्रभु। अरे तूने अभी तक चाय के स्टॉल क्यों नहीं बंद किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। किशन उस समय चाय बना रहा था। चाय की खुशबू जब गुंडों की नाक के पास से गुजरती है। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल पहले हम सब के लिए एक कप चाय लगा। गुंडे जैसे ही किशन की चाय पीते हैं। अरे वाह, तू चाय तो बड़ी कड़क बनाता है। सच में बड़ी ही स्वादिष्ट चाय है। तू चिंता मत कर चाय वाले, अब तुझे हमारे होते हुए यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। वह गुंडा डंडा लेकर वापस धनीराम के पास पहुँच जाते हैं और उसकी ही पिटाई कर देते हैं। ये ले अपने पैसे, और आगे से उस ठेले वाले को परेशान किया। गुंडे उल्टा धनीराम को ही धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। गुंडों की धमकी से डरकर धनीराम ने अब किशन को परेशान करना बंद कर दिया। किशन अब आराम से चाय की स्टॉल लगाता है और कड़कती ठंड में लोगों को गर्मागर्म चाय पिलाता है। फिर किशन घर जाता है और सरला को सारी बात बताता है। सरला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। धनीराम सेठ ने तो गांव में बहुत अत्याचार कर रखा था। छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। यह ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। किशन के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, यह इतनी ठंड कैसे बढ़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है।
सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ सरला, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सरला, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सरला, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। किशन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दरियागंज गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम में सभी को मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अंशु के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वह दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। सरला को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वह हालातों के आगे मजबूर थी। किशन घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। किशन घर से बाहर निकला, उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। वह ठंड से कांपता हुआ सुबह 6 बजे दुकान पर पहुंचा। आ गया तू, चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना किशन के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर किशन ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद किशन को ठंड से थोड़ी राहत मिली। किशन का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय